2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 2 चुनाव लगातार हारी, यूपीए की सरकार बनी, तब 2009 के चुनाव के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव GVL नरसिंह राव ने एक किताब लिखी। उसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लोकतंत्र खतरे में है, क्या हम ईवीएम मशीनों पर विश्वास करें? उस किताब की भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी हैं, अलग अलग नेता हैं और उनका विनिंग मार्जिन लगभग सेम है, 1,22,400, 1,22,300, 1,22,200, ऐसा विनिंग मार्जिन है। क्या आपको इन इल्जामों में दम लगता है कि क्या 10-12 नेता सिमिलर मार्जिन से नहीं जीत सकते क्या? देखिए, होने को स्वाभाविक हो सकता है, 243 245 लोगों की विधानसभा है, कितनी सीटें हैं, संयोग तो कुछ भी हो सकता है, पर संयोग कहीं प्रयोग तो नहीं है। नेता, मैं मध्य प्रदेश में हूं, यहां बीजेपी के नेता भरोसा नहीं कर रहे हैं कि बिहार में जो परिणाम आया वो सही है। एक वाक्य में कम से कम 10 लोगों के मुंह से सुन चुका हूं, अरे भाई साहब ऐसा कहीं होता है क्या, इतनी सारी सीटें एक पार्टी जीत गई, खुद की पार्टी के बारे में। मेरा सवाल तो ये है कि अभी बिहार के मतदान में बीजेपी के कितने नेताओं की तस्वीरें आई जो वोट डालने के बाद उंगली दिखा रहे थे, तो दिल्ली में वोट डाल चुके थे, उत्तर प्रदेश में डाल चुके थे, कोई कर्नाटक में या महाराष्ट्र में वोट डाल चुका था। एक भी तस्वीर कांग्रेस या विपक्ष के नेता की क्यों नहीं दिखी आपको? हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स जो राज्य कहलाते हैं, उनमें से तमाम राज्यों की सीमा वहां जुड़ी हुई, वहां SIR नहीं करा रही बीजेपी। असम में तो रोहिंग्या मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों है उसमें लाखों की संख्या। साथियों नमस्कार। तमाम तरीके की चीजें हो जाने के बाद, बिहार चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो जाने के बाद एक निष्कर्ष जो निकल के आया है कि अब विपक्षी पार्टियां सीरियस मोड में आ चुकी हैं, सीरियस पॉलिटिकल मोड में आ चुकी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये देरी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन यानी कि 18 नवंबर 2025 को एक बड़ी बैठक बुलाई, SIR पर बैठक बुलाई गई थी और उन तमाम राज्यों के लोग और कांग्रेस पार्टी का कार्डर उसमें शामिल था, जिसमें आने वाले समय में चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया करने जा रहा है। SIR की प्रक्रिया का बड़ा रोल बिहार के चुनाव नतीजों में भी बताया जा रहा है। लाखों लोगों के नाम काट दिए गए, कुछ भी रीजन सही तौर पर नहीं बताया गया और नतीजे आपके सामने हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर पहला सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब सीरियस पॉलिटिकल मोड में है कि अब वो बड़ी रैली करने की बात कर रही है, SIR के खिलाफ पूरा अभियान चलाने की बात कर रही है? और इस सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि SIR का कितना बड़ा रोल आप समझते हैं बिहार के नतीजों में? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हार और जीत में SIR रहा है, क्योंकि देश ने पहली बार देखा कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, फिर नाम शामिल कर लिए गए, उसमें से भी 5 लाख ऐसे हैं जो बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी लिखतम पढ़तम के मतदाता सूचियों में आ गए। परिणाम आपके सामने है। जहां तक सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष अब सीरियस मोड में आ गया है, मैं इससे थोड़ा सा ना इत्तेफाक रखता हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो जब से इसका खुलासा हुआ है, जब से ये अभियान चल रहा है, तब से सीरियस मोड में है। वोट चोरी को लेकर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग करते रहे, जो पिछले चुनावों के नतीजों के बाद सामने आई। इसके बाद उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की, तेजस्वी यादव के साथ बिहार में सैकड़ों किलोमीटर बाइक से और गाड़ियों से चले। तो सीरियस तो पहले भी थे, लेकिन अब इन नतीजों के बाद जो 440 वोट का झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को, उससे उसे लगा कि अब इस लड़ाई को अधूरा छोड़ना ठीक नहीं। इसलिए हमने आज सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बताया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में
दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है, राहुल गांधी खुद उसमें रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो एसआईआर के नाम पर खेल हो रहा है, ये उतना पारदर्शी और साफ सुथरा तो नहीं है जितना चुनाव आयोग दावा करता है, जितना उसके पक्ष में सरकार खड़ी हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। और अब ये बंगाल में होने जा रहा है। देखिए, बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, उसकी सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है। बहुत गंभीर बात है कि अगर वहां इस तरह की किसी प्रक्रिया में कोई असंतोष हुआ तो वो देश के हित में नहीं होगा। और देखिए, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी हुई सीमा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों, हमारी जो सेवन सिस्टर्स हैं, सेवन सिस्टर्स जो राज्य कहलाते हैं, उनमें से तमाम राज्यों की सीमा वहां जुड़ी हुई। वहां एसआईआर नहीं करा रही बीजेपी। असम में तो रोहिंग्या मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों है उसमें, लाखों की संख्या। तो इसके पीछे जो मंशा है चुनाव आयोग की और आयोग के पीछे सरकार की मंशा है, वो सीधे सीधे ये है कि इस तरह से वोटों की छटाई, वोटर्स की छटाई की जाए कि जातिगत जो समीकरण है उसको संतुलित किया जा सके। कहाँ कौन से वोटर्स को हटाना है, कहाँ कौन से जोड़ना है, किस धर्म जाति विशेष के ब्लॉक्स में लोगों के नाम हटाने और काटने या जोड़ने हैं। ये सब बहुत लंबी प्रक्रिया से हो रहा है। ये पूरी मशीनरी, एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया। ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है कि राहुल गांधी या विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं। मेरा सवाल तो ये है कि अभी बिहार के मतदान में बीजेपी के कितने नेताओं की तस्वीरें आई जो वोट डालने के बाद उंगली दिखा रहे थे, तो दिल्ली में वोट डाल चुके थे, उत्तर प्रदेश में डाल चुके थे, कोई कर्नाटक में या महाराष्ट्र में वोट डाल चुका था। एक भी तस्वीर कांग्रेस या विपक्ष के नेता की क्यों नहीं दिखी आपको ऐसे? और ये तो वे लोग थे जो नोन चेहरे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, या बीजेपी से संबंधित मीडिया का कोई पत्रकार है, वो दो दो तीन तीन राज्यों में वोट डाल रहा है। तो ये जो गड़बड़ियां हैं, जो सिर्फ एक के खाते में क्यों दिखाई दी? हम इस बात के लिए बिल्कुल सहमत हैं कि ये जो चार चार राज्यों में वोट डालने वाले लोग हैं, अगर वे कांग्रेस के होते तो बीजेपी ऊधम मचाती ना। अगर इतने वोट बीजेपी के सामने आते कि कांग्रेस के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने, या कांग्रेस समर्थक किसी हैंडल ने, किसी वेबसाइट के पत्रकार ने 4 जगह वोट डाला है, तो क्या बीजेपी खामोश बैठती? और अब वो इसलिए खामोश है, उसके नेताओं ने 4 राज्यों में वोट डाला। और राजस्थान में तो एक मतदाता के घर पे 7 मतपत्र पहुंच रहे हैं, अलग अलग एपिक नंबर के। इन गड़बड़ियों पर सीरियस तो होना पड़ेगा विपक्ष को, देश की जनता को। और अगर राहुल गांधी या कांग्रेस इसको लेकर कोई आंदोलन छेड़ने वाले हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, उसकी सेहत के लिए एक बेहतर कदम हो। मैं इसी चीज पे आ रहा था कि चुनाव आयोग का कमजोर हो जाना या फिर ऐसे इल्जाम लगना कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है उसका चुनाव आयोग कमजोर हो गया है या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, ये कितना बड़ा मैसेज है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि हम आ, बाहर तो क्या, घर में भी मुंह दिखाने लायक है कि हमारा पूरा विपक्ष ये पूछ रहा है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारा पूरा चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है और सत्तारूढ़ पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर चुनाव आयोग को खुद फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या क्या ये जो आंदोलन है ये आखिरी मजबूरी है? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था? देखिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लोग कई बार सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखते हैं कि चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए विपक्ष को, अगले जो भी चुनाव हो उसका बाइकआउट कर देना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। वो कोई अंतिम उपाय नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी को या मोदी साहब को? क्या फर्क पड़ने वाला बताइए? वो तो सरकार बनाकर आराम से राज करेंगे। वॉकअवे मिल चुनाव जाएगा। आयोग वॉकओवर मिल जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग का इतना संदिग्ध हो जाना, इतना ज्यादा गड़बड़ियों में लिप्त होना, बहुत गंभीर खतरे की निशानी। धरण भाई, हम आपको बताएं, हमारे दर्शक भी जान ले, हमारा चुनाव आयोग तो दुनिया के छोटे मोटे देशों में चुनाव कराने जाता रहा है।
हमारे जी। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी और आयोग के लोग अफ्रीका और जो कई छोटे छोटे देश हैं वहां चुनाव में मदद करने जाते रहे। हमारी ये साख रही है कि भारत का जो चुनाव आयोग है वो इतने साफ सुथरे तरीके से चुनाव संचालित करता है कि दूसरे देश की सरकारों ने उससे न्योते दिए हैं, चुनाव कराए हमारे लोगों ने जाकर। और वो संस्था अपने ही देश में इस कदर संदिग्ध हो गई है, इस कदर उस पर से भरोसा टूट गया है कि इस जीत के बावजूद मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बीजेपी के नेता, मैं मध्य प्रदेश में हूं, यहां बीजेपी के नेता भरोसा नहीं कर रहे हैं कि बिहार में जो परिणाम आया वो सही है। एक एक वाक्य में कम से कम 10 लोगों के मुंह से सुन चुका हूं, अरे भाई साहब ऐसा कहीं होता है क्या, इतनी सारी सीटें एक पार्टी जीत गई, खुद की पार्टी के बारे में। यानी जिस चुनाव बीजेपी के के नेता आपको नतीजे बता रहे हैं कि इतना बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता था, आ ही नहीं सकता, विचार ही नहीं कर रहे थे। ऐसा कहीं होता है क्या, एक ही डायलॉग में सुन रहा हूं, ऐसा कहीं होता है क्या 101 सीटों पर लड़े और 87 जीत गए, 90 जीत गए। अरे भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बयान है, खुलकर बोल नहीं सकते, पार्टी का मामला है, लेकिन समझ सब रहे हैं कि ये दाल पूरी की पूरी काली है, दाल में काला नहीं है। और जब तक इस चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी भरोसेमंद नहीं बनाया जाएगा, आने वाले हर चुनाव पर सवालिया निशान लगे रहेंगे। और ये लोकतंत्र के लिए इतना घातक है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र का ये तरीका, ये जो निर्वाचन प्रणाली है, इसीलिए तो चुनी है कि इसमें सबकी भागीदारी बराबर की है। आपका वोट, मेरा वोट, अनिल अंबानी का वोट, गौतम अडानी का, नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का, हम सबका वोट बराबर है। इसीलिए तो इस तरीके को चुना गया कि सबकी भागीदारी होगी। लेकिन अगर सरकार में बैठे लोग चुनाव आयोग की मदद से मन माफिक फैसले करवा रहे हैं, अपनी मर्जी का चुनाव परिणाम निकलवाया जा रहा है, खुल जा सिम जैसा, तो ये पूरी चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। सर मैं एक और एंगल पे आपसे बात करना चाह रहा था। ऑब्वियसली आप थोड़ा बेहतर ऑब्जर्वर हैं तो बता पाएंगे। कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी हैं, अलग अलग नेता हैं और उनका विनिंग मार्जिन लगभग सेम है, 1,22,400, 1,22,300, 1,22,200, ऐसा विनिंग मार्जिन है। क्या आपको इन इल्जामों में दम लगता है कि क्या 10-12 नेता सिमिलर मार्जिन से नहीं जीत सकते क्या? देखिए, होने को स्वाभाविक हो सकता है, 243 245 लोगों की विधानसभा है, कितनी जी। सीटें हैं, संयोग तो कुछ भी हो सकता है, पर संयोग कहीं प्रयोग तो नहीं है। 2 सीटों पर 2 नेताओं के वोट बराबर आ सकते हैं, 30-40 वोटों का अंतर हो सकता है, 2-4 सीटों पर हो सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा सीटों पर अगर ये वोटों की समानता मिल रही है तो कहीं ये किसी तरीके से मशीनरी का उपयोग करके, कोई प्रीफिक्स पहले से समायोजित करके, फिक्स करके कोई काम तो नहीं किया गया है। आखिर ये सारे संयोग बीजेपी के पक्ष में क्यों होते हैं? चलिए मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो उंगली दिखाने वाले वोटर हैं, 4-4 राज्यों में वोट डाल रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी के क्यों निकले? मुझे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक नेता का फोटो, तेजस्वी यादव की पार्टी का किसी नेता का फोटो दिखा दीजिए जिसने दिल्ली में भी वोट डाला हो और दरभंगा में भी डाला हो। कन्हैया कुमार का एक वायरल किया आईटी सेल ने, वो फर्जी निकला। कन्हैया कुमार ने दिल्ली में वोट नहीं डाला था बीजेपी या कांग्रेस के, सॉरी, विधानसभा या लोकसभा में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव या जेएनयू के चुनाव का मामला की फोटो थी। इसी तरह से क्या मुझे आप 4-6 ऐसे विजयी प्रत्याशी दिखा सकते हैं राजद के या कांग्रेस के जिनके वोट समान हो? 25 लोग तो आरजेडी के भी जीते हैं, उनमें से 2 ऐसे दिखा दीजिए कि उनके वोट भी 1,44,408 और दूसरे के भी 1,44,460 या 17 या 18, 50-60 वोटों का अंतर। तो ये सारे संयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों? ये पहले भी तो हल होना चाहिए। एक और उदाहरण बताता हूं आपको।
जी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले की बात है, मध्य प्रदेश में अटेर विधानसभा सीट है भिंड जिले की। हम्म। केंद्रीय पर्यवेक्षक चुनाव के लिए वहां आई हुई थी एक महिला अधिकारी थी। उन्होंने जब मतदान से पहले शुरुआत में जो सैंपल के लिए ट्रायल के लिए वोट डालते हैं, उसको जब ट्रायल लिया गया ईवीएम का, तो वो वोट भी बीजेपी को ही गया। तो ट्रायल में अगर मशीन चलाई जा रही है, ईवीएम मशीन, बहुत वायरल हुआ था, आप जबकि पूछ सकते हैं बटन अभी भी। जबकि बटन कुछ और दबाया गया था वहां पर। बटन कुछ और दबाया गया था, वोट कास्ट हुआ बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर। अब आप ये बताइए, इसके अलावा और बताते हैं, जितनी आज तक ईवीएम में गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, जितनी बार ये देखा गया है, जितनी बार शिकायतें आई हैं, जहां जहां चलते हुए मतदान में शिकायतें आई हैं कि हम किसी और पर उंगली दबा रहे हैं, वोट बीजेपी को जा रहा है, ये संयोग भी सिर्फ बीजेपी के साथ। पूरे देश में एक उदाहरण बता दीजिए कि गलती से ईवीएम मशीन ने हाथ के पंजे पर या हाथी पर या लालटेन पर वोट डाला हो। तो ये तकनीकी गलतियां भी सिर्फ कमल के निशान के पक्ष में क्यों होती है ईवीएम से? हम नहीं जानते इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की और सरकार की है कि इस तरह के संदेहों का निवारण करे। ईवीएम पर कई बार धारण बात होती है, कई जी। बार लोग खिल्ली उड़ाते हैं, खुद नरेंद्र मोदी हंसी उड़ाते हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ईवीएम के नाम का रोना रोए। 2017 का विधानसभा हम्म। चुनाव उत्तर प्रदेश का था। उस समय मायावती ने कोई बयान दिया था तो नरेंद्र मोदी ने खिल्ली उड़ाई। जी। मैं हर बार याद दिलाता हूं कि ईवीएम पर मोटे मोटे आंसुओं से रोने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। एल के ईवीएम पर आडवाणी साहब की तो किताब भी है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ, आडवाणी की नहीं, जी। मैं उसी पर आ रहा हूँ। मेरा मेरा तो ओके। शीर्षक ही होता है, मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आर्टिकल लिख चुका हूँ, मेरा वो आर्टिकल पूरे देश में छप चुका है कि ईवीएम जी। पर आंसू बहाने वाली पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 2 चुनाव लगातार हारी, यूपीए की सरकार बनी, तब 2009 के चुनाव के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जीवीएल नरसिंह राव ने एक किताब लिखी। उसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लोकतंत्र खतरे में है, क्या हम ईवीएम मशीनों पर विश्वास करें? उस किताब की भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। ओके। मुझे 2009 भूमिका में याद रही। फिर। जीवीएल, जी बिल्कुल, जीवीएल नरसिंह राव ने किताब लिखी, लाल कृष्ण आडवाणी ने भूमिका लिखी। जीवीएल नरसिंह राव और बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, महाराष्ट्र वाले, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लैपटॉप रखकर दिखाते थे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, रोते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईवीएम से जीत रही है कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के लोग जीत रहे हैं। और जब 2014 में जीत गए तो ईवीएम को भूल गए। अब ईवीएम की कोई शिकायत करे तो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी छाती पीट पीट कर रोती थी ईवीएम पर। और सुन लीजिए, प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा में सांसद, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई उन्होंने, जनहित याचिका लगाई कि ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए इस देश में। उन्होंने पूरी फहरिस्त सौंपी सुप्रीम कोर्ट को कि दुनिया के इतने देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। उन्होंने बताया कि जहां होता था उन देशों ने भी बंद कर दिया। मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूं, एक यूरोप का कोई देश है, वहां पर 2 मतदाताओं ने, सिर्फ 2, हमारे दर्शक सुन लें, 2 मतदाताओं ने शिकायत की अदालत में कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए इससे चुनाव नहीं होना चाहिए। उस देश की सबसे बड़ी अदालत ने, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं बाद में किसी और चर्चा में उसको याद दिलाऊंगा, उस देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला किया कि अगर हमारे देश के 2 लोगों को भी इस पर भरोसा नहीं है तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और वहां ईवीएम से चुनाव बंद हो गए। सिर्फ 2 लोगों ने संदेह किया। हमारे देश में तो करोड़ों लोगों को भरोसा नहीं है ईवीएम पर।
देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस पर भरोसा नहीं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को पूरा भरोसा है। इसलिए वीवीपैट की पर्चियां गिनने को तैयार नहीं थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और अब भी कहां गिनवाते, आयोग का डाटा डिलीट कर देते हैं। दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज उड़ा दिए हैं, खत्म कर दिए। अभी 7 दिन पहले की खबर है। जी। हरियाणा का डाटा मांगा तो नियम ही बदल दिया चुनाव आयोग। तो इतनी सारी संदिग्ध कार्रवाइयों के बाद देश का चुनाव, बिहार का चुनाव या आने वाले कल में जहां जहां चुनाव होने हैं, वो कैसे पारदर्शी और भरोसेमंद हो। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, आयोग की जिम्मेदारी है कि इन तमाम संदेहों का निराकरण करें, और जनता की जिम्मेदारी है कि वो भी अब सरकार और आयोग से पूछे, भाई हमारे मताधिकार के साथ आप कब तक खिलवाड़ करते रहे। जी। चलिए देखिए, राजनीति का तो ये नियम होता है कि आपने जो कहा है उसे भुला दीजिए और भविष्य में जो कहने वाले हैं उसके बारे में जरा बात ना कीजिए। नरेंद्र मोदी ने ईवीएम के बारे में क्या कहा, बीजेपी ने ईवीएम के बारे में क्या कहा, कांग्रेस ईवीएम के बारे में क्या कह रही है, इन सबको आने वाले समय में भुला दिया जाएगा, नीतीश याद रखा जाए। नीतीश की बात कर लीजिए। नीतीश कुमार के बारे में नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? डीएनए पर जी। सवाल करते थे, अब उनके साथ सरकार चला रहे हैं। हाँ, क्या तो मैं तो आपने हमेशा आपने हमें एक सवाल हमेशा मेंशन करने का मुझे मौका दे दिया, एक सवाल हाँ मेंशन जी। करने का मौका दे दिया। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अभी तक तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है कि आपको कि अब नीतीश कुमार की वो वैल्यू बच पाएगी एनडीए के खेमे में जो पहले हुआ करती थी? क्योंकि अब बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर ताकत के साथ बिहार विधानसभा में बैठे होंगे। देखिए, संख्या के आधार पर तो नीतीश कुमार की पार्टी दुगनी सीटों पर जीती है पिछली बार। जी। बीजेपी की सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन उस अनुपात में नहीं। अब हम्म। सवाल यह है कि नीतीश के साथ बीजेपी क्या सलूक करेगी। अब तक के संकेतों से तो लगता है वे ही मुख्यमंत्री होंगे, और कोई कारण नहीं है कि मोदी, शाह या बीजेपी इस वक्त उन्हें हाशिए पर भेजे। हम्म। अभी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुछ राज्यों के अभी चुनाव होने वाले हैं, तब तक वे पद पर बने रहेंगे। लेकिन कब हम्म। उन्हें कुर्सी से उतार दिया जाएगा, उनकी सेहत के नाम पर, किसी भी बहाने से बीजेपी कब उन्हें उतार देगी और अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि हम्म। भारतीय जनता पार्टी के सीने में बिहार एक फांस की तरह गड़ा हुआ है। आजादी के बाद आज तक बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री एक बार बनाना चाहती है, सपना है। और मोदी शाह के अमृत काल में भी अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाई तो कब बना पाई। और लेकिन पूरी उसके लिए हिंदी थोड़ा बेल्ट में केवल बिहार ही है अभी। पूरी केवल हिंदी बिहार बेल्ट में केवल बिहार है जो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं बना आज तक, इसलिए वे सही मौके की तलाश में है। उनके पास एक बहाना है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वाभाविक है, वे उम्र के कारण थोड़ा सा असहज तो है, हमने चुनाव में भी देखा, और उसको लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई। लेकिन बीजेपी फिलहाल इन सारे मुद्दों को कालीन के नीचे सरका कर रख देगी, सरकार बना लेगी, मंत्रिमंडल गठन में थोड़ा बहुत खींचतान चलेगी। लेकिन ये बात सही है, हम्म। अब नीतीश कुमार उस हैसियत में नहीं होंगे जो अब तक थे, क्योंकि अब बीजेपी भी बहुत ताकतवर बनकर विधानसभा में पहुंच चुकी। तो मंत्रियों की संख्या का मामला हो, विभाग के बंटवारे का मामला हो, डिप्टी सीएम बनाने का मामला हो, अब नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा। और एक संभावना जो बार बार लोग जताते हैं, तमाम यूट्यूबर्स भी कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे, तेजस्वी और बाकी छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर हम्म। सरकार बना सकते हैं, वो हम्म। असंभव है। नीतीश गिनती कुमार ही नहीं है। किसी तौर गिनती नहीं है। और मान लीजिए बिल्कुल आसपास पहुंच भी जाए, सबको मिला लें, छोटी मोटी सारी पार्टियां, चिराग भी उनके साथ आ जाए, सरकार बना भी लें, तो ये जोखिम नीतीश कुमार इस वक्त नहीं ले सकते। क्योंकि केंद्र में हम्म। सत्ता तो बीजेपी की है, मोदी शाह बैठे हैं। ईडी सीबीआई भी तो कोई चीज होती है। और यहां अपनी सरकार बनाना है तो आपको दिल्ली में समर्थन वापस लेना पड़ेगा, यस। और दिल्ली में समर्थन वापसी संभव नहीं।
तो न वहां वापसी संभव है, न यहाँ नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। अब वे आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, पद पर रहें या न रहें, अब उनकी मजबूरी। जी चलिए देखिए, राजनीति में कहीं भी बातों को भुला देना अच्छा है और भविष्य में जो कहने वाले हैं उसके बारे में बात ना करना अच्छा है। नीतीश कुमार रहेंगे, नहीं रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, कहां रहेंगे, इस बात की जानकारी तो नीतीश ही दे सकते हैं। हम और आप केवल कयास लगा सकते हैं और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते थोड़ा सा आनंद भी ले सकते हैं इस राजनीति का, जो कि सर भी लेते ही है। इस चर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस तरह की और भी चर्चाओं को देखते रहने के लिए बोलता है हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।